हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में सामाजिकरण के अध्याय की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम देखेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं, जिसे परीक्षा में सामाजिकरण के सोपान, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण के चरण या सामाजिकरण की अवस्थाएं कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन या सामाजिकरण के सोपान या अवस्थाएं, चरण क्या हैं और ये इसका क्या आप कह सकते हैं कि अलग अलग इसका कार्य समय क्या है। तो आप देखते हैं कि पहले भी जैसा मैंने बताया था आपको कि सामाजिकरण आजन्म प्रक्रिया है और सीखने की प्रक्रिया है। तो एक प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसके कई मुकाम हैं, कई पड़ाव हैं और वन बाय वन कई स्टेजेस इसमें आती है। जो सोशलाइजेशन का कंसेप्ट है, इसको समाजशास्त्रियों ने और समाज मनोवैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है। और इन लोगों ने ज़्यादातर जो समाज मनोवैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने ये माना है कि सामाजिकरण जो है वो अर्ली स्टेज में बहुत जल्दी होता है। पहले भी आप लोगों ने देखा है इस बात को। तो खास करके बहुत फेमस समाजशास्त्री हैं टालकट पार्सन्स और एच.एम. जॉनसन की पुस्तक आप पढ़ते ही होंगे। तो इन दोनों ने 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से मानी हैं। अर्ली सोशलाइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक, 18 वर्ष तक की उम्र में जो सामाजिकरण होता है, उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हम देख सकते हैं। 4 अवस्थाओं की चर्चा अधिकांश समाजशास्त्रियों ने की है। इसमें सबसे पहली आती है मौखिक अवस्था या ऑरल स्टेज। इसको हम मानते हैं 1 से जन्म के बाद 1.5 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती है। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि ये जो हम समय इसमें मान रहे हैं, ये लगभग टेंटेटिव है। सभी बच्चों पर, सभी संस्कृतियों में, सब तरह के वर्गों पर ये बात लागू नहीं होती, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। तो उस स्थिति में हम इन स्टेजेस की बात करें तो थोड़ा अलग अनुभव होता है, तो अब हम जो निरीक्षण करें समाज का। लेकिन ये एक समझने की दृष्टि से विभिन्न अवस्थाएं समाजशास्त्रियों ने बताई है। तो जो सबसे पहली अवस्था है मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज, इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो अपनी बात कैसे कहता है। तो हम ये मानते हैं कि वो सिर्फ अब संवेदना महसूस करता है, अपने शरीर, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव करता है सेंसेशंस, तो उन सेंसेशन के माध्यम से वो मौखिक प्रतिक्रिया करता है। और सबसे पहला संपर्क उसका अपनी माँ से होता है। तो माँ को वो स्पर्श करता है, स्पर्श का अनुभव करता है और अपनी जो भी फिजिकल नीड्स हैं, जो भी उसकी जैविक आवश्यकताएं हैं, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, वो अनईजी महसूस करता है, गर्मी लगी है, सर्दी लगी है, गीलापन है, तो वो सब कुछ रो करके और व्यक्त करता है। इसलिए हम कहते हैं इसको मौखिक अवस्था। तो ये एक तरह से प्राथमिक परिचय है उसका माँ से, और वो अपनी बात जब वो बोल नहीं सकता है तो इशारों के माध्यम से या अपने शारीरिक हाव भाव के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इस अवस्था को
समाज शास्त्रियों ने कहा है मौखिक अवस्था या ओरल स्टेज। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं शोचावस्था या एनल स्टेज। और ये एनल स्टेज 3 वर्ष तक चलती है लगभग। इस एनल स्टेज या शोचावस्था का मतलब ये है, शौच तो एक बात हो गई, लेकिन ये एक कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है कि बच्चे को इस काल तक ये सिखाया जाता है कि उसको शौच प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको शौच कहाँ करनी है और कैसे उसको बताना है, कैसे उसको क्लीनिंग करनी है। ये सारी जो बातें हैं ये इस शौच अवस्था में माँ उसको सिखाती है। तो ये एक ऐसा काल है जब बच्चा अपनी माँ के अतिरिक्त और अन्य लोगों के संपर्क में भी आता है, पिता के संपर्क में, परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में वो आता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप को नियंत्रित करना सीखता है। वो उनकी जो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अन्य की, उस अन्य की अपेक्षाओं को समझना सीखता है, और वो ये देखता है कि उसको किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित रखना है। तीसरी जो अवस्था है वो है इडिपल अवस्था। ये जो इडिपल अवस्था है, ओडिपल स्टेज भी इसको कहते हैं, हिंदी में कई तरह से इसको लिखते हैं। ये अवस्था 4 से 12 वर्ष तक की उम्र हम मान सकते हैं इसमें। और ये वो अवस्था है जब बच्चा थोड़ा बहुत बोलना सीख जाता है और वो अपनी बात कहने लग जाता है, और उसके बाद वो अन्य भूमिकाएं ग्रहण करना भी सीखने लग जाता है। खेल अवस्था उसकी शुरू हो जाती है। इस अवस्था में मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बच्चे में एक प्रकार की ग्रंथि विकसित होती है, और वो ग्रंथि किस प्रकार की है इसको कहा है, आप कह सकते हैं इसको मातृरति और पितृरति, ठीक है ना। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली सिगमंड फ्रायड जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये अपना एक सिद्धांत दिया था कि 4 वर्ष के से 5 वर्ष के आसपास बच्चे में एक प्रकार की भावना विकसित होती है, और वो अन्य के प्रति आकर्षित होता है। और अन्य का मतलब यहाँ ये है कि परिवार में जो लड़की है वो अपने पिता के प्रति और लड़का अपनी माँ के प्रति आकर्षित होता है, और वो उसको अधिक प्यार करता है। हम लोग अक्सर अनुभव करते हैं कि जो पिता होते हैं उनको अपनी बेटी से बहुत प्यार होता है, और माँ को अपने बेटे से बहुत प्यार होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक अवस्था है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से माता पिता के प्रति बच्चे का जो प्यार है, और एक तरह से एक यौन भावना उनमें विकसित हो जाती है। और जो बच्चे हैं वो जैसे मैंने कहा कि लड़की अपने पिता के ऊपर एकाधिकार स्थापित करना चाहती है, और लड़का अपनी माँ के ऊपर, और वो चाहता है कि उनको बहुत अधिक इस बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनकी जो इंस्टिंक्ट है नेचुरल, वो स्वाभाविक रूप से उनमें इस तरह का परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और ये जो विकास है ये 12 वर्ष तक की उम्र हम देख सकते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा है उसको ये भी प्रशिक्षित किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, उसके अनुरूप उसका समाज में रोल क्या है, उससे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस की जाएगी, उसको किस तरह से बोलना है, उसको किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, और मतलब एक प्रशिक्षण उसका इस तरह का इस अवस्था में शुरू हो जाता है। चौथी अवस्था हम मानते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस जिसको कहते हैं। ये 13 से 18 वर्ष तक लगभग हम इसका समय मान सकते हैं।
ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है संक्रांति काल। एक जो बालक है वो अब इतना कुछ सीख जाता है कि वो अपने आप को मुक्त करना चाहता है माता पिता से, और वो ये मानता है कि वो स्वयं कुछ है। और इस एज में आते आते बच्चा अपने आप को बड़ा महसूस करता है। वो बच्चों के साथ, अपने से कम उम्र वालों के साथ नहीं रहना चाहता, और उसका संकट ये होता है कि उससे जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो उसको अपने साथ नहीं रखते। तो वो एक बीच की अवस्था में रहता है, और उसका जो झुकाव है उसका अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ गुजरता है। इस अवस्था में मित्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो अवस्था है इसमें ये मानते हैं कि कई तरह की जो समाज विरोधी बातें हैं उनको सीखने का भय भी बना रहता है। और इस एज में एक और चीज़ हम देखते हैं किशोरावस्था में, कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। वो युवावस्था की तरफ पदार्पण कर रहे होते हैं, तो उसके कई परिवर्तन शरीर में उनको दिखाई देते हैं, और वो बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है, कई बार नहीं समझ पाता है। तो उसका एक टेंशन भी उसको होता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। लड़के हैं तो उनकी आवाज़ बदलने लग जाती है, उनके शरीर पर जो है उनका मसल्स वगैरह उनकी अच्छी डेवलप होने लगती है। लड़कियां हैं उनमें पुबर्टी आ जाती है। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन है इसके साथ साथ उनमें कई तरह की जो भावनाएं भी विकसित होने लगती है, और मानसिक रूप से बच्चे का जो सेल्फ है, स्व है, वो भी विकसित होने लगता है। तो ये जो स्टेज है, इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं, और अपना जो फ्रेंड सर्किल है उसकी बातें उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो चारों स्टेजेस हैं, इन चारों स्टेजेस में हम देखते हैं कि बच्चे का जो एक बेसिक डेवलपमेंट है वो हो जाता है, चाहे मौखिक अवस्था से लगा करके किशोरावस्था तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 18-19 साल की उम्र तक जो है एक जो बालक है किशोर होते होते पूर्ण रूप से विकसित हो गया और अब उसके बाद में उसका सोशलाइजेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ तक आते आते उसका आधारभूत ढांचा विकसित हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था के बाद भी हम देखते हैं कि 3 और अन्य अवस्थाएं हैं जिसकी चर्चा कई समाजशास्त्रियों ने की है। वो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। हम देखते हैं कि ये जो चरण है इसमें आते आते सामाजिकरण की प्रक्रिया उतनी तीव्र नहीं रहती, थोड़ी धीमी पड़ जाती है। लेकिन इस युवावस्था में भी व्यक्ति को कई नई तरह की भूमिकाएं मिलती है। अधिकांशतः हम देखते हैं कि इस 18 वर्ष के पश्चात या 20 वर्ष के पश्चात जैसे मताधिकार मिल जाता है, कई जो बच्चे हैं वो अपना करियर, अपना भविष्य निर्माण की तरफ अग्रसर होते हैं, नई नौकरी उनको मिल जाती है, नया व्यवसाय वो प्राप्त कर लेते हैं। तो उनकी एक व्यावसायिक भूमिका और ख़ास करके द्वितीयक जो समूह हैं उनमें उनकी सदस्यता निर्धारित हो जाती है, वो उसमें काम करने लग जाते हैं। इसके बाद उनका विवाह हो जाता है तो एक नातेदारी व्यवस्था में उनकी भूमिका तय हो जाती है। तो ये जो नए समूह हैं इनकी सदस्यता और उसके अनुरूप आचरण करना, तो एक अलग तरह का उत्तरदायित्व युवावस्था में व्यक्ति को मिल जाता है। तो उसको अपना व्यावसायिक और वैवाहिक जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस अवस्था में। उसके साथ सामंजस्य बिठाना होता है, नई नई भूमिकाएं निभाना उसको सीखना पड़ता है, और अलग अलग तरह की जो चुनौतियां हैं उनका उसको सामना करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रौढ़ावस्था। इस प्रौढ़ावस्था में भी कई नई तरह की भूमिकाएं हम देख सकते हैं। जो प्रौढ़ हैं वो परिवार में भी उनकी स्थिति बदल जाती है।
व्यवसाय में प्रमोशंस की स्थिति में भी उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आता है, तो उनको कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। जनरेशन गैप की बात हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखते हैं वृद्धावस्था, और इस अवस्था में भी कई नई तरह की भूमिकाएं व्यक्ति को मिलती हैं। हालांकि यहाँ तक आते आते जो प्रोसीजर है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, वो थोड़ी बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन आजकल जो वृद्धावस्था है वो बड़ी चैलेंजिंग हो गई है। कई अपना उनका जो समाज के साथ सामंजस्य, परिवार के नए सदस्यों के साथ सामंजस्य, अपनी बीमारी की स्थिति या वृद्धावस्था में जो शारीरिक कमजोरी है, शरीर का अक्षम हो जाना है, उसके साथ सामंजस्य बिठाना, ये कई तरह की ऐसी स्थितियां हैं जिनका वृद्धों को सामना करना पड़ता है और उनको सीखना पड़ता है। तो ये बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने एक आउटलाइन प्रस्तुत की कि सामाजिकरण के सोपान या समाज को सीखना, समाज में के अनुकूल अपने आप को बनाना, समाज में अलग अलग तरह की भूमिकाएं संपादित करना सीखना, तो उसमें किस तरह से हम इस पूरी प्रक्रिया को जन्म से लगाकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में बांट करके देख सकते हैं।